प्रतिभागियों का मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं आचार्य जगदीश जी से निवेदन करता हूं कि वे आज का जो उनका द्वितीय सत्र है, जो कि सामुद्रिक शास्त्र पे ही रहेगा, उसका वो प्रारंभ करें। जी आचार्य जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। गिरिजा शंकरो वंदे कृष्ण विष्णुं सदा गुरुं गणेशं शारदां दुर्गां सावरीचार्थकारिणीं। प्रथम सत्र में हस्तरेखा से संबंधित ज्ञान विज्ञान के ऊपर चर्चा परिचर्चा का विषय रहा। द्वितीय सत्र में हम जानेंगे 4 प्रकार के पुरुष और 4 प्रकार की स्त्रियों के लक्षण। किस प्रकार के पुरुष कैसे रहते हैं और विशेष रिसर्च के माध्यम से जो हमने पाया है उसको भी मध्य मध्य में जो है आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत करते रहेंगे। 4 प्रकार के पुरुषों में 4 प्रकार की स्त्रियों में क्या भेद है, किस प्रकार का उनका वर्णन हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है, उस विषय में चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पुरुष जाति के लक्षणों में 4 प्रकार के भेद प्रायशः देखने को प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रथम शशक अर्थात खरगोश जैसा जो है, द्वितीय मृग, तृतीय तुरग। तुरग का अर्थ जो है अश्व से लेना चाहिए। शशक आप जानते ही है, इसको दूसरी भाषा में आप खरगोश कह सकते हैं। तीसरा मृग को आप जानते ही है जो है हिरण इत्यादि जो है। चतुर्थ हमारा पुरुष है विशेष रूप से वृषभ अर्थात बैल। इस प्रकार के 4 पुरुषों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। अब इनके क्या लक्षण हैं और इस विषय में आगे बढ़ते हुए आचार्य जन कहते हैं कि कौन सा पुरुष क्या लक्षण लेकर के पैदा होता है, उसके जन्म से मृत्यु तक का जो है वर्णन शास्त्रों में कहा गया है। किस प्रकार के चिन्हों से युक्त होगा, किस प्रकार की वाणी वाला होगा, किस प्रकार की सामुद्रिक विशेषताओं को लेकर के व्यक्ति का जन्म होगा जो इस प्रकार का रहेगा। तो सर्वप्रथम इसमें हम वर्णन करते हैं शशक पुरुष का। शशक पुरुष में आते हैं, सर्वप्रथम शास्त्रकार कहते हैं भवन्ति खलु प्रायः कमल कुंतल विपुलेक्षण शांत शांत शासन निरत सूक्ष्म शरीर अवयवा अति पवित्र पूर्णेन्दु वदन स्निग्ध समाल्प दशना। अर्थात विशेष रूप से प्रायः कमल कुंतल अर्थात जिसके केश कोमल, नेत्र विशाल रहते हैं, विपुलेक्षण नेत्र विशाल, शांत और शांत प्रवृत्ति वाला, शांत शासन निरत सूक्ष्म शरीरावयव, और जिसके शांति पूर्वक शासन में जो है लोग जो है रहते हैं, शरीर अति पवित्र पूर्णेन्दु वदन, और विशेष रूप से जिसका जो है शरीर यानी कि पूर्णेन्दु वदन, मुख इत्यादि देखने पर अत्यंत पवित्र चंद्रमा की तरह, पूर्णेन्दु पूर्णिमा के चंद्रमा से युक्त जो है प्रतीत होता रहे, और स्निग्ध समाल्प दशना, स्निग्ध विशेष रूप से चिकने दांत हो, बराबर एक मात्रा में दांत हो। कई बार दांत आगे पीछे हो जाते हैं तो वो उसमें वर्णन में नहीं आएगा। शशक वाले में स्निग्ध एक ही प्रकार के लालिमा से युक्त जो विशेष रूप से स्निग्ध दांत जो है बराबर जो है और कम स्वल्प रहेंगे जो है, और करांघ्रि जानु जगन ग्रीवोरुषु श्यामताम बिभ्राणा, अर्थात कर विशेष रूप से इनके हाथ पैर जानु ग्रीवा इत्यादि जो है में कुछ श्यामता अर्थात कुछ हल्का हल्का गौर या कृष्ण वर्ण लिए हुए ये पुरुष रहते हैं। सुरभि मदन स्पंदा सुकृदति वीरता अदर्शनेयपि योजन व्यादा सुरभयो युज्ञांत प्रभवाष्ट। विशेष रूप से कहा गया है कि इस प्रकार के पुरुष जो है
वीर्य में जो है सुरभि मदन स्पंदा, वीर्य में कुछ सुगंधी लिए होते हैं, थोड़ा ही जो है अल्प जो है ये क्या करने वाले होते हैं, विशेष थोड़ा ही विषय भोग करने वाले, एक स्थान में रहने पर भी 4 कोश तक। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो ऐसा लगता है कि उसका ऑरा बहुत ही तेजस्वी है, और कई बार आपके पास से कोई ऐसा व्यक्ति गुजरता है, आपको लगता है कि ऐसी सुगंध है इसकी, मानो मन को मोहित करने वाली है। तो इस प्रकार की सुगंधी से युक्त जो है पुरुष विशेष रूप से सुरभि सुरभि मदन स्पंदा, तो इस प्रकार के पुरुष जो है ये शशक अर्थात मृग पुरुष के होते हैं। अब क्या कहा गया है, विशेष रूप से जो है ये एक स्थान में रहने पर भी जो है 4 कोस तक सुगंधी, सुगंधी का अर्थ ये भी नहीं है कि सुगंध मात्र ही, सुगंधी का अर्थ है कि इनकी कीर्ति, एक कोश में रहने पर भी 4 कोस तक इनकी कीर्ति विराजमान होगी, अपने क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। ये इसका अर्थ जो आधुनिक रूप में लेना चाहिए। और सुकृत वीरता अदर्शनीय योजन व्यादा सुरभयो, अर्थात विशेष रूप से जो है ये युग के आदि और अंत में जो है युगांत प्रभाष्ट 63 वर्षा छिन्नावयवा, युग के आदि में भी और अंत में भी इस प्रकार के पुरुष पैदा होते हैं। और इनकी आयु के विषय में शास्त्र ने कहा है कि अधिक नहीं जीते। आज के पुरुष देख लीजिए आप, जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी, अन्य जितने भी विशिष्ट पुरुष हुए हैं अधिक आयु तक नहीं जिए हैं। क्या कारण है? क्योंकि स्वल्प काल में ही इतनी कीर्ति प्राप्त कर लेते हैं, अधिक काल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। 7 वर्ष की स्वल्प काल में ही 20, 30, 40 वर्षों तक इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, इतनी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, देश विदेश घूम कर के ज्ञान का अर्जन और धर्म का प्रचार प्रसार कर लेते हैं, अधिक आयु की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार के पुरुष जो है विश्व शास्त्रों ने कहा है 63 वर्षात अवच्छिन्न अवयवा, अर्थात 38 वर्षात अवच्छिन्न, अर्थात 38 वर्ष की आयु में ही जो है यह जीते हैं और विशेष प्रभावशाली रहते हैं। और अल्पात्मज प्रभावशालिनो देव पुरुषाः शशकाः, और अल्प आत्म जो है संतान जो है ने थोड़ी ही रहती है। आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध जो को भी देख लीजिए, अल्प संतान श्री विवेक पुत्र महावीर स्वामी जी को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, अन्य जितने भी युग पुरुष हुए हैं आज तक जो है वो प्रथम शशक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि विशेष प्रभावशाली रहे हैं। प्रभावशालिनो देव पुरुषा, इनको क्या कहा है शास्त्र ने? देव पुरुष। शशका, तो ये शशक की श्रेणी में आते हैं। तो द्वितीय चलते हैं, इसमें जो है शशक के पश्चात हमारा जो है मृग, मृग कहते हैं हिरण को, या ठीक है, मृग जाति के पुरुष जो है उनके क्या लक्षण है, किस प्रकार का आचार व्यवहार जो है उनका सामुद्री के अनुसार रहता है, कैसे जानेंगे कि मृग पुरुष है, किस प्रकार का है? तो इस विषय में भी शास्त्र ने कहा है विशेष रूप से मृदुल स्निग्ध रक्ताधर महासमान विहार विहसिताला पहवान समकाल एव दृष्टिपातागम नोत्सुका खंडाः खंड त्रिकोणोपल क्षित पाणी तल प्रदेशाः, अर्थात मृग जाति वाले पुरुष जो है विशेष रूप स्निग्ध रक्ताधर, मतलब कोमल जो है अधरों से युक्त होंगे, और महासमान विहार, और विशेष रूप से चिकने और लाल ललिमा युक्त जो है इनका फेस यानी कि चेहरा जो है रहेगा जो है, और बिहती ताला पहवान समकाल एवं दृष्टिपात आगम, उसका विशेष रूप से कहा है इस जाति के पुरुष श्रेष्ठ विहारशील, अन्य जगह जगह जो है भ्रमण करने वाले, ज्ञानार्जन करने वाले, विशेष रूप से विहारशील, भ्रमण ही जिनको प्रिय लगता हो, इस प्रकार के पुरुष जो है मृग पुरुषों में आते हैं। और किस प्रकार के जो है उसमें कहा है क्या जो है इनके लक्षणों में और क्या होता है, ये जो है विशेष रूप से हंसकर बोलने वाले, थोड़ा जो है आपको हंसमुख चेहरे की प्रवृत्ति वाले इस तरह के पुरुष मिलेंगे, और जैसे ही आप इनको बुलाएंगे जो है किसी प्रकार से तो तुरंत लौट आते हैं, किसी को बुलाएं तो अचानक ही जो है आह्वान समकाल एवं दृष्टिपात उत्सुका, आप किसी को आवाज देंगे तो कोई व्यक्ति 2 बार में सुनता है, कोई 3 बार में, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि आपने आवाज दी और तुरंत सुन लिया। इसमें उत्तम उत्तम कोटि के कौन होंगे? आपने मन में सोचा कि उनको बुलाया जाए, सामने से गुजर रहे हो आपकी और ही आ रहे हैं, तो इससे श्रेष्ठ उदाहरण क्या हो सकता है कि
ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं, अचानक ही जो है इनको याद रहता है कि कोई हमें याद कर रहा है। इस तरह की प्रवृत्ति जो है समकाल एवं दृष्टिपात खंडाखंड त्रिकोणों पाणी तल प्रदेशाः, और विशेष रूप से जो है आगनो उत्सुक होते हैं, उनका करतल खंड अर्थात हाथ जो है पूर्ण त्रिकोण से युक्त होता है। इस तरह का चिन्ह जो है हाथ में कहीं या तो मध्य भाग में रहेगा या अन्य भागों में पूर्ण त्रिकोण से युक्त चिन्ह जो है रहेगा। तो यह प्रथम मतलब हमारे मृग पुरुष के लक्षणों में इस प्रकार का वर्णन आता है। अब इसमें क्या क्या विशेष रूप से शास्त्रकार ने कहा है, मंजुलेक्षणोत्पल शोभन बदनारविंद मृदुपाणी पादा अनति स्थूल कृशा, अर्थात विशेष रूप से ऐसे पुरुष जो है सुंदर कमल के समान नेत्रों से युक्त होते हैं और मुखारबिंद अति मनोहर, इसमें कहा है वदनारविंद मृदुपाणी, आवाज भी अच्छी होगी, वाणी भी अच्छी होगी और सुंदर जो है उनका मुख भी रहेगा। और किस प्रकार के लक्षण रहेंगे, पादानति स्थूल कृशा, विशेष रूप से ऐसे पुरुष जो है ये जो है हाथ पैर की कोमलता लिए हुए होंगे, जो है उनका शरीर ना तो अधिक मोटा होगा ना अधिक पतला होगा, ये अर्थ है, और छोटा भी नहीं होगा, एक समान आकृति वाले। और विशेष रूप से किस प्रकार के, अंकित हृदय सुग्रीव मध्या संकाश्चंचलतमा अपि धीर बुद्धयो, हृदय में विशेष प्रकार का जो है चंचलता जो है हृदय में हो सकता है। तिल जो है एक प्रकार का तिल का वर्णन आया है कि अंकित हृदय सुग्रीव, मतलब के हाथों में जो है इनके इनके हृदय के भाग में जो है तिल मोल जिसको बोलते हैं तिल का निशान होगा। और इसमें एक रिसर्च का भी बता देता हूँ आपको, मृग पुरुष के विषय में विशेष रिसर्च की थी मैंने जो है, तो जिन जिन पुरुषों के हृदय का अर्थ है, हृदय का अर्थ वो नहीं है जहां असल में हृदय है, हृदय का अर्थ आप ले सकते हैं शरीर का मध्यवर्ती भाग जो है नाभि से कंठ तक के भाग में कोई ना कोई तिल चिन्ह विशेष अवश्य रहेगा। इस प्रकार के पुरुष जो है मृग पुरुष उनको शास्त्र में कहते हैं। आप रिसर्च के माध्यम से जान सकते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि ये सत्य वचन है शास्त्र के। इस प्रकार से मृग पुरुष रहते हैं और ग्रीवा सुंदर और कंधे जो है वो मध्यम रहेंगे, और विशेष रूप से वे अगर चंचल होंगे धीर बुद्धि वाले भी होंगे, चंचल होकर के भी धीर बुद्धि वाले पुरुष होंगे, और लज्जा से नम्र जो है उनका मुख रहता है। वो अनेक प्रकार के नृत्य गान इत्यादि से संबंधित जो है अनेक प्रकार के कृत्यों में आनंद मगन मोहित रहेंगे। और क्या करने वाले होते हैं, चित्ताकर्षण करने वाले जो है धीर बुद्धियो लज्जातनाना अनवर्त नृत्य गान वादना दीप प्रमोदे रक्ताश्चित्ता, मतलब शीघ्र ही जो है कर्ष मोहन मूर्तयः आपको आकर्षण करने वाले होंगे। कुरंग जातयः पुरुषा पुरुषाः भवन्ति, इस प्रकार के जो पुरुष है वो मृग पुरुष कहलाते हैं। वे क्या करते हैं, विहार विषय को वार्ता करेंगे भ्रमण से संबंधित, और अंत में उत्तम रस को पान करने वाले और पशु पक्षियों को देख करके शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न रहने वाले जो है। इनमें विशेष लक्षण जो 2-3 प्रकार के कहे हैं, यदि वो है हृदय में तिल का अंकित होना, विशेष रूप से हृदय के भाग में या नाभि से कंठ तक के भाग के बीच में यदि तिल अंकित होगा तो मृग पुरुष कहलाएगा। यह लक्षण पहला। द्वितीय, भ्रमणशील होंगे। तृतीय, नाच गाना नर्तन इत्यादि अनेक प्रकार की क्रियाओं में आनंदित होने वाले, पशु पक्षियों को देख करके प्रसन्न होने वाले, ना शरीर अधिक स्थूल होगा ना अधिक सूक्ष्म होगा, इस प्रकार की चीजें जिसमें रहेगी, इस प्रकार के संबंधित जो है गुण जिसमें रहेंगे, वह गुण विशेष रूप से हमारे मृग जाति के पुरुषों के विषय में कहा गया है। अब द्वितीय जो है पुरुषों के विषय में कहते हैं कि अब इसमें क्या रहेगा, जो है अनेक द्वितीय जो पुरुष होगा वो किस अनेक प्रकार के जो है फल उसमें कहे गए हैं। प्रसन्न मूर्ति समुदार चेता वंशाभिमानी सुभाग्वासा अनीति भीरु गुरु साधु नम्रः साम्राज्य लक्ष्मी लभते मनुष्य। साम्राज्य लक्ष्मी विशेष प्रकार से लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला
मनुष्य हो, प्रसन्न मूर्ति, प्रसन्न रहने वाला, समुदार चेता, उदार चित्त से युक्त, वंशाभिमानी, वंश में मान करने वाला, विशेष रूप से साधु नम्रा, अनेक प्रकार के साधु की गुणों से युक्त जो है इस प्रकार का पुरुष जो है वो प्रथम मृग के पुरुषों में आता है। द्वितीय, सदा विहार वार्तां वै वार्तान्तेर समुत्तमं पशुं पक्षीणम् आलोक्य मृगो मोदम लभेत च। सदा विहार वार्ता, भ्रमणशील वार्ता में ही जो है उनका ध्यान रहेगा, और वार्तांते रसमुत्तम, उत्तम रस को पीने वाले, पशु पक्षीणाम विलोकय, पशु पक्षियों को देख करके मोदम लभेत च, मतलब प्रसन्न रहने वाले, इस प्रकार के पुरुष जो है मृग जाति के पुरुषों के विषय में कहा है। द्वितीय, आगे इसमें चलते हैं मृग जाति के पुरुषों में कि कौन कौन से मृग जाति के पुरुषों में क्या क्या आगे रहता है जो है। अब मृग भेदेशु प्रथमो भेदः, यह जो है इस विषय में आचार्य लोग कहते हैं कि 4 प्रकार से पहले ही प्रकार में वर्णित जो है लक्षण क्या है मृग जाति के पुरुषों में, उस प्रकार का वर्णन आपको करते हैं कि उसमें भी आचार्य ने विशेष रूप से कहा है विशिष्ट मृग कौन सा है जो है। मृग में भी यदि 4 प्रकार के मृग है तो उसमें भी विशिष्ट मृग कौन सा है, वो श्रेष्ठ लक्षण आपको कहते हैं। सामान्य मृग और विशिष्ट मृग जो है 2 प्रकार के इसमें भी आ गए हैं, तो अन्य प्रकार से किस प्रकार के फल है जो है वो भी आपको बताते हैं। इसमें कहा है विशिष्ट मृगों, निवसति सरी तटे दुर्गा भक्ति परायणो, सरी के समुद्र के तट में रहने वाले विशेष रूप से जो है, और क्या करने वाले जो है दुर्ग भक्ति परायणों, अब भक्ति प्राण भक्ति से युक्त होकर के अति धनी, अधिक धनवान, रूपाव शोभनो अति मनीषी, और रूप और यौवन से जो है विशेष रूप से संपन्न होंगे, मनीषी विद्वान होंगे, शुद्धो युक्तश्च, और शुद्ध होंगे, विशेष रूप से दान धर्म क्रिया दिभिर महाकुल समुद्भव समुद्भूत, अपने कुल में जो है दान और क्रिया करने में तत्पर रहेंगे, सर्व विद्या रतो, समस्त प्रकार की विद्याओं में रत रहेंगे, विहसित वदनश्च भवति, विशेष रूप से श्रेष्ठ जो है वदन को प्राप्त किए हुए इस प्रकार के पुरुष रहेंगे। ना भवत्स्य पितृपार्जित धनम, इनके पास जो पिताओं का या किसी प्रकार से पहले की संपत्ति जो अर्जित नहीं रहेगी, और गृह सौख्यादिक मरिगम, और ना ही गृह सौख्यादिक अधिक रहेगा, ना ही पिता की उपार्जित धन अधिक रहेगा, किंतु अनुभवंती सर्वस्वोपार्जित रम्य वाटिका गृह भूषणाद भूम्याद सुखम, अनेक प्रकार के सुखों को स्वयं ही उपार्जित करेंगे, रम्य वाटिका और गृह इत्यादि के सुखों को प्राप्त। कई बार आपने देखा होगा कि घर में कई प्रकार के संसाधन रहने के पश्चात भी जो है व्यक्ति राजा के समान होता है, तो देखिए क्या वो मृग पुरुषों में उसका लक्षण आता है। तो यदि ऐसा है, कोई व्यक्ति बहुत ही कमजोर वर्ग से उठ करके अथक परिश्रम करके बहुत ही अच्छे लेवल को प्राप्त करते हैं जीवन काल में, तो ये पुरुष भी विशिष्ट मृग में आते हैं इस प्रकार के। तो उनमें भी जो है ये क्या क्या जो है और क्या क्या इनमें लक्षण है, प्रत्यक्ष गोचरा कारण बिनापि बहुशत्रुओस्य कलहायन्ते, मतलब बिना कारण के भी इनके बहुत सारे शत्रु हो जाएंगे जो है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये भी बात आती है कि जिनके अधिक शत्रु रहते हैं वो अधिक उन्नति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यदि जीवन काल में जो है शत्रु ही नहीं होंगे, निंदक नीरे राखिए आंगन को क्षमाए औरन को शीतल करे आप शीतल होए, अर्थात यदि शत्रु रहेंगे तो स्वयं में जो है व्यक्ति विशेष प्रकार से परिवर्तन भी लाएगा और आगे भी बढ़ेगा। यदि कोई रोकने वाला ही जीवन काल में नहीं होगा तो एक सामान्य सरल सा जीवन जी करके वो भी निर्गत हो जाएगा। इस प्रकार के वचनों में जो है विशिष्ट मृगों में इस प्रकार का भेद आता है। तो ये मृग के लक्षणों में विशिष्ट मृग के विषय में आपको बताया जा रहा है। भवती प्रायो मानसिक पीड़ा रोगग्रस्तश्च, विशेष प्रकार से कोई न कोई मानसिक पीड़ा जो है इससे रोगग्रस्त पाए जाएंगे, और बहुभार्य अल्प पुत्र कन्या भी समन्वितश्च, और अनेक प्रकार की भार्याओं से युक्त होने के पश्चात भी अल्प पुत्र रहेंगे, कन्या भी समन्वित अनेक प्रकार की कन्या रहेगी। और प्रथम द्वितीय अष्ट द्वादश वर्षेषु, प्रथम पहला वर्ष, द्वितीय अष्ट 8वां और 12वें वर्ष में प्रबला रिष्ट भयम विजयम, हम जनवांग चक्र में ज्ञात करते हैं चंद्रमा की स्थिति से, चतुर्थ अष्टम द्वादश में चंद्रमा रहने पर
विशेष रूप से मातृ को कष्ट या जातक को स्वयं को कष्ट रहता है। जातक के जन्मांग चक्र से 4 वर्ष माता के कर्मों के द्वारा विशेष रूप से अष्टफल जातक भोगता है, और 5 से 8 वर्षों के बीच में जो जातक के पिता के जो कर्म होते हैं उनसे अरिष्ट भोगता है, और 9 से 12 के जो मध्यकाल के जो वर्ष है उन जातक स्वयं के पूर्व जन्म के अर्जित शुभ अशुभ फलों के कारण जो है अरिष्ट फल भोगता है। तो इन्होंने शास्त्रकार ने क्या कहा है विशेष रूप से, प्रथम द्वितीय अष्ट द्वादश वर्षेषु प्रबलारिष्ट भयम विज्ञेयम। आपने सामुद्रिक को नहीं देखा, जन्मांग चक्र से ही विचार कर लिया, तो भी जो है पूर्णता आपके फलादेश में नहीं आ पाई। इसलिए इस प्रकार का आपने विचार करना। प्रबल अरिष्ट कहा है शास्त्रकार ने, इसका मतलब प्रबल अरिष्ट की संभावना है। भयम विज्ञेयम, भय जानना चाहिए। और निवृत्तेषु बाला अरिष्ट भयेषु पंचम 10 वर्षे समधिकम सौख्यम। और विशेष रूप में बालारिष्ट जो है वो देखना है 15वें वर्ष में समधिकम सौख्यम, और वो सौख्यवर्धक उसके पश्चात हो जाएगा। स्वल्पम च पितृसुखम, अल्प जो है पितृसुख जो है इन जात को कहना चाहिए। विशेष रूप से 20 वर्षा 63 वर्ष पर्यंतम धन मान प्रतिष्ठादिभिर महता सौख्येन कालम यापिति। अर्थात 20 वर्षों से लेकर के 30 वर्षों तक जो है धन सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि को जो है ये सौख्य से यानी कि सुख के साथ यापित करते हैं। 30 आरभ्य 40 वर्ष पर्यंतम याव कलेशा दिविरिक्तो हाहेति कृत्वा रोदेति चिंतित। रोदन और चिंतन करते हैं 30 वर्षों से लेकर के 40वें वर्ष यानी 30 से 40 के बीच में 10 वर्षों के कार्यकाल में अनेक क्लेश से युक्त होकर के हाहेति कृत्वा अनेक प्रकार के रोदन चिंत्यति च रोदिति इस प्रकार से चिंतन करते हैं। और अतः ऊर्ध्वम पूर्वोक्त क्लेशादिवे निवृत्तः सुखम प्राप्स्यति। विशेष रूप से जो है क्लेश इत्यादि से संबंधित दुखों को जो है यह प्राप्त करते हैं। 53 षष्टि वर्षेषु विशेषत अरिष्ट भयम। 43 विशेष रूप से 43 और 53 53 63 वर्षों में विशेषारिष्ट भयम, विशेष प्रकार से अरिष्ट का भय जो है जानना चाहिए। विशेष धर्मादि अनुष्ठान, यदि अनुष्ठान इत्यादि धर्म इत्यादि से संबंधित करेंगे जप इत्यादि जो है तो द्विसप्तति मृत्युम च, द्विसप्तति मतलब 72 अर्थात 72 वर्षों तक जो है तीर्थे मृत्युंच, तीर्थ में मृत्यु प्राप्त करते हैं। पहले वाले में कहा जो है शस्त्र के विषय में याद है तो आपको आयु बताई जो है सर की एज के आसपास, इसमें आयु बताई है आपको 72 यानी कि 72 जो है द्विसप्तति वर्षों में जो है मृत्यु कहाँ प्राप्त होगी, तीर्थ क्षेत्र में। विशेष रूप से इस प्रकार का जो वर्णन है वो हमारे मृग पुरुषों का जानना चाहिए। अब मृग पुरुषों के पश्चात जो है अश्व अर्थात तुरग के विषय में विचार करते हैं कि तुरग किस प्रकार के रहते हैं। तुरग कहते हैं घोड़े को, हय अश्व वाजी तुरग इस प्रकार का जो है वो रहता है इसमें। तो ये किस प्रकार के जाति के इनके लक्षण हैं, सामुद्रिक में इनका क्या वर्णन है, किस प्रकार के वर्णनों से युक्त विशेष शुभ चिन्हों से युक्त पुरुष जो है तुर्ग के भेद में आते हैं। तो एक इसमें थोड़ी छोटी सी रिसर्च बता देता हूँ। तुर्ग जो है जिस प्रकार से लंबा होता है थोड़ा जो है घोड़ा जो है ना, तो ऐसे व्यक्ति आपको थोड़े लंबे मिलेंगे जो है समाज में। आप अध्ययन करेंगे कई व्यक्तियों की हाइट बहुत ही लंबी होती है जो है, तो चेक करना आपने इस तरह से जो मैं लक्षण कह रहा हूँ क्या वह लक्षण उनके साथ घटित हो रहे हैं। स्वयं की रिसर्च अनुसंधान करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो द्वितीय जो है इसमें बात करते हैं प्रथम तुर्ग के विषय में। प्रथम तुर्गा स्वाढ़ कुलोत्पन्न पूर्व जन्मे देवार्चन विरहितत्वाद भूरि क्लेशश्चित्ता कुष्ठादिव्याधिताश्च भविष्यन्ति। प्रथम जाति का जो पुरुष है विशेष रूप से तुर्ग का, वह मनुष्य क्या रहेगा विशेष रूप से धनाढ़ कुलोत्पन्न, बहुत ही श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, पूर्व जन्मे देवार्चन, पूर्व जन्मे देवार्चन विरहित, पूर्व जन्म में मतलब देवार्चन नहीं किया है, विरहित कहा है शास्त्रकार ने। ना करने के कारण क्या होगा, भूरि क्लेशश्चित्ता, अनेक प्रकार के क्लेश
से युक्त होगा। कुष्ठादि दिव्याधिर कुष्ठादि व्याधिर युताश्च भविष्यन्ति, कुष्ठ इत्यादि व्याधि अर्थात रोगों से युक्त रहेगा, इस प्रकार का जो है। और इसमें क्या होता है, नाधिका मतिरेषाम धर्मेषु, इनकी जो है मति धर्म कर्म में नहीं रहती। दाम्पत्य स्नेह विनीहाश्च, दाम्पत्य स्नेह विहीनाश्च अर्थात दाम्पत्य, जो दाम्पत्य सुख होता है, पत्नी संबंधित पारिवारिक सुख होता है, उसमें स्नेह से विहीन रहते हैं। विशेष रूप से दाम्पत्य प्रेम की इनमें अल्पता रहती है। और शास्त्रकार ने कहा प्रथम तृतीय नवम द्वादश षोडश वर्षारण्य अरिष्टकारण्य अरिष्टकारण्यामेषु भौतिक क्लेशाग्नि भयोर्ध्व पलिप्ताश्च। विशेष रूप से क्या होता है, प्रथम तृतीय नवम द्वादश और षोडश वर्गों में प्राय अनिष्ट कारक विशेष रूप से इनके साथ अनिष्ट होता है। इन वर्षों में क्या होता है, जो है जो अनिष्ट कारक वर्ष कहे हैं, विशेष रूप से क्या होगा इनके साथ, भौतिक क्लेशाग्नि भयोर्ध्व पतन लिप्त व्रणाद्य अनेक व्याधयो मृत्यु समकष्टकरा भविष्यन्ति। अर्थात क्या होता है, इन वर्षों में अनेक प्रकार के जैसे भौतिक कष्ट होते हैं आजकल, ट्रेन से गिर जाना, बस से गिर जाना, एक्सीडेंटल हो जाना, किसी प्रकार का चलते वक्त जो है गिर जाना, इस प्रकार के अनेक प्रकार के भौतिक कष्ट, अग्नि से भय हो जाना, जल जाना, उच्च स्थान से पतन, किसी उच्च स्थान से गिर जाना, पर्वत इत्यादि से जो है, घर इत्यादि गृह इत्यादि क्षेत्र से, विशेष प्रकार से व्रण मतलब फोड़ा इत्यादि जो अनेक प्रकार के रोगों से युक्त होकर व्याधियां मतलब इनके लिए मृत्यु के समान होगी। आपने समाज में ये भी देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे है कि किसी ऊंचे स्थान से गिरे हैं, परंतु कुल मिला के 1 या 2 जगह शरीर में लग के ठीक हो चुके हैं। कुछ ऐसे देखे होंगे कि लगे तो उनके लिए ऐसा है कि 4 महीने का बेड रेस्ट है, 6 महीने का, तो समझिए अधिक मृत्यु तुल्य कष्टदायक है। तो क्या ये तुर्ग के भेद में आता है, ये भी रिसर्च का एक आपके समक्ष है। और दूसरा, कई मनुष्यों के आपने देखा व्रण अर्थात फोड़े इत्यादि ऐसे हो जाते, तो कैंसर के कारक बड़े बड़े रोगों व्याधय मतलब विशेष रूप से अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। क्या जो है इस प्रकार के पुरुष तुर्ग में आते हैं, वो भी एक प्रकार से प्रसभ्य है और आपके अनुसंधान के योग्य है। तो इस प्रकार के यदि पुरुष रहेंगे, वह भी तुर्ग के उसमें रहेंगे, जो है कई बार वर्ण होकर के ठीक हो जाएगा। इसका अर्थ है कि तुर्ग में है, परंतु विशेष रूप से तुर्ग का लक्षण संपूर्ण नहीं है। अगर छोटे सी व्याधि होने पर भी यदि कष्ट हो जाए, तो समझिए तुर्ग में प्रथम तुर्ग जो है उसको पुरुषों में कहना चाहिए, जो है। तो इस प्रकार से तुर्ग के प्रथम जो है भेदों में ये आ चुका है। अब द्वितीय भेद के ऊपर जो है विशेष रूप से चलते हैं कि द्वितीय तुर्ग में क्या क्या था आपके, जो है इस प्रकार के लक्षण जो है आचार्य ने वर्णित किया है। द्वितीय तुर्ग जो है किस प्रकार का रहता है, इसमें देखते हैं कि क्या क्या। प्रथम में आपको कर स्पष्ट से लेकर के जो है ये वर्णन किया। द्वितीय जो है रेखा विमर्शन इत्यादि जो है रेखाओं के विषय में भी आपको बताया गया। तृतीय जो है इसके बारे में जो है पुरुषों के विषय में थोड़ा जो आपको अभी बताया जा रहा है वर्तमान में, जो है। तो इस विषय को थोड़ा स्वल्प कर देंगे, अन्य और विषय जो इससे संबंधित है उसके विषय में भी बताएंगे। थोड़ा इस विषय में बताते हैं। तुर्ग से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ यह तो आपको शास्त्रों में वर्णित मिल जाएगा। इसमें भी जो है तुर्ग के भेदों में जो है विशेष रूप से स्त्रियों के भेदों में थोड़ा जो है सूक्ष्मता से हम आज जो है इसको स्पर्श मात्र करेंगे, क्योंकि यह विषय बहुत ही विशाल है। यह मात्र जो है स्वल्प समय में जो है वांचने वाला नहीं है, इसलिए इस विषय को फिर कभी जो है वो करेंगे। थोड़ा सा स्त्रियों के विषय में बता देते हैं। 4 प्रकार की स्त्रियां जो है कौन कौन की रहती है, विशेष रूप से चित्रिणी, पद्मिनी, हस्तिनी और संखिनी। ये 4 प्रकार की स्त्रियां जो है शास्त्रकार ने वर्णित की है, जो इस प्रकार की स्त्रियां रहती हैं। तो इन स्त्रियों के क्या क्या शास्त्रकार ने लक्षण कहे, उस विषय में कहते हैं कि कैसी कैसी स्त्री कैसी रहेगी। तो सबसे पहले पद्मिनी के लक्षण के विषय में कहते हैं, विभ्राजते अति सुशीला धर्म परायणा पितृसेविनी सुंदर सुवृता रविंद सुरभिर्तायत शरीरा कोमल कुंतला मधुर भाषिणी दुर्माकर्षिणी देह रूपा विशाल नयना परिपूर्ण चंद्रानना। अर्थात इस प्रकार की जो है स्त्री है पद्मिनी, वह अत्यंत सुशील, धर्मपरायण, पिता माता के सेवा, मातृ पितृभक्त,
और विशेष रूप से अनेक प्रकार मतलब शरीर की कांति जो है विशेष प्रकार से होगी और कमल के समान विशेष प्रकार सुंदर रहेगी। लंबे कद वाली अर्थात इनका कद काठी जो है लंबा रहेगा और कोमल केशवती कोमल केश से युक्त रहेगी और भाषण अति मधुर होने के कारण और दृष्टि पड़ते ही जो है चित्ताकर्षित हो जाना जो है और देवता के समान होता है। देव मतलब देवी के समान जो है इनका वर्णन कहा गया है। और विशाल आंखें जो है विशाल बड़ी बड़ी आंखें जो है मुख पूर्णिमा के समान जो है पूर्णिमा के चंद्रमा के समान होता है और अपने पति में ही अत्यंत भक्ति रखने वाली होती है और इनके नाक कान अधरोष्ट हाथ अंगुलियां इत्यादि सूक्ष्म होती है और ग्रीवा जो है शंख सी जो है कंबुकंठी जिसको कहते हैं शास्त्र में शंख सी ग्रीवा जो है मुख सर्वदा प्रसन्न रहता है। ये प्रथम जो है पद्मिनी का लक्षण जो है शास्त्रकारों ने कहा है। अब इसमें ही जो है चित्रणी के विषय में बताते हैं कि चित्रणी किस प्रकार की रहती है। जायन्ते प्रतिव्रता प्रणयत्यो भोजने शीघ्र कारिण्यो अल्प भोगे शावत्यो हाव भावादि सिंगारंगेषु निर्मग्ना क्षिप्रम कार्य कारणो अल्प श्रमत्यो बुद्धिमत्यो विदुषा संगतेज। तो इस प्रकार की जो है चित्रणी जो जाति की जो है स्त्रियां हैं वो पतिव्रता स्वजनों पर स्नेह करने वाली जो है और भोजन में शीघ्रता करती है, भोग की इच्छा में जो है इनमें कम रुचि होती है और हाव भाव श्रृंगारित में इनका मन जो है अधिक लगता है और प्रत्येक कार्य को जो शीघ्रता से करती है। अधिक श्रम जो है ये करने वाली नहीं होती है, थोड़ा सा श्रम करके थक जाएगी इस प्रकार की स्त्री रहती है, परंतु बुद्धिमती रहेगी, विदुषी होती है और नृत्य गान इत्यादि चित्रकर्म जो है अधिक प्रिय है। तीर्थ व्रत इत्यादि साधु सेवा करती है परंतु श्रृंगार समय में इनकी चिंता भी नहीं करती और अधिक सुंदर होती है। विशेष रूप से मस्तक क्या होगा गोलाकार, अंकृश नेत्र चंचल होंगे। इस प्रकार की स्त्रियां जो विशेष रूप से शास्त्र कहानी गई है वो चित्रणी के विषय में कहा है। तो तृतीय जो है भेद इसका चित्रणी के साथ साथ हम आगे जो है इसमें चलते हैं। चित्रणी के बाद जो है हस्तिनी के लक्षणों में शास्त्रकार कहते हैं कि हस्तिनी स्त्रियां किस प्रकार की होती है। हस्तिनी प्रमादास्तु क्षणभंगुर स्वभावा प्रति पुरुषानुरूपा हास प्रिया बहुभोगेशावत्यो अति भोक्तश्च स्थूलायत श्रीराह श्लांग धर्म विरहिता। तो इस विषय में शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार की स्त्रियां जो है हस्तिनी स्त्रियों के विषय में तीसरे प्रकार के वर्णन में कह रहे हैं कि इनका स्वभाव क्षणभंगुर होता है अर्थात प्रत्येक पुरुषों के अनुकूल और भोग की इच्छा रहती है और हंसमुख होती है, अधिक भोजन करती है, शरीर से मोटाई तेज जो है अधिक स्थूलता रहेगी और अंग शिथिल रहेंगे और इनमें लज्जा या सद्धर्म का नाम तक इत्यादि जो नहीं रहेगा। और विशेष रूप से इस प्रकार के वर्णन स्वभाव क्रूर रहेगा, शब्द गंभीर रहेगा जो है। विशेष रूप से इनके चरणों की उंगलियां सामुद्रिक में आता है चरण जो है हमारे किस पर चरणों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी रहेगी जो है, विशेष प्रकार से चरणों को देख करके भी सामुद्रिक का ज्ञान किया जाता है। तो इस प्रकार की स्त्रियां हस्तिनी में आती है, विशेष रूप से शास्त्रकार ऐसे कहते हैं। अंतिम जो है इसमें शंखिनी आती है, पुरुषों के 4 लक्षणों स्त्री के 4 लक्षणों में हस्तिनी का चतुर्थ भेद में चौथी प्रकार की जो हस्तिनी रहेगी उसका क्या लक्षण है। तो हस्तिनी है चतुर्थ हस्तिनस्तु तृतीयादपि न्यून लक्षण विलक्षित लक्षणिता विलक्षण रूपा स्वरूपहीना भवन्ति सत्कुल प्रसूता धन पुत्र विशिष्टा साधवः हिन्द्वेका वलियोग युक्तश्च एकावली योगश्चैक भ्राता भगिन्या वायुक्ता क्वचित एकाकी चेति। विशेष रूप से इस प्रकार की स्त्रियां हस्तिनी जो स्त्रियां होती है वो कम सुंदरता से युक्त होती है और अच्छे कुल में पैदा होकर धन तथा पुत्र से युक्त होती है। सधवा अर्थात विशेष रूप से पति के सहित जो है रहती है और विधवा कहते हैं कि इसके पति की मृत्यु हो, सधवा जो मतलब पति जिनका जीवित हो, सधवा इस प्रकार की। और एकावली योग सिद्ध होती है। इसमें जो है विशेष रूप से जो एकावली किसे कहते हैं, एकावली कहते हैं जो पिता के घर में एक भाई या बहन से युक्त हो या कहीं कहीं अकेले ही रहे जो है। इस प्रकार से पति के घर में जाने पर भी जिसके एक पुत्र या कन्या होकर ही रह जाए तो उसे एकावली इत्यादि जाना चाहिए। तो यह 4 प्रकार के पुरुषों के और 4 प्रकार के स्त्रियों के लक्षण जो है शास्त्र में वर्णित कहे गए हैं। इसमें भी विशेष प्रकार से जो है कुछ ऐसे योग है जो राजयोग से संबंधित है और कुछ ऐसे योग है जो कर हस्त इत्यादि से संबंधित है। कौन से योगों में किस प्रकार का वो रहता है उस विषय में भी थोड़ा सा वर्णन करते हैं। कौन कौन सी रेखाएं जो है कैसे कैसे किस प्रकार से फल करती है उस विषय में थोड़ा सा स्पर्श मात्र जो है ये कर देते हैं जो है। तो इसमें विशेष रूप से देखें तो क्या क्या फल कहे गए हैं तो इसके विषय में चलते हैं। देखिए मातृरेखा
थोड़ा रेखाओं के विषय में जो है और स्पर्श कर लेते हैं। दो खंड से युक्त होकर के एक शाखा चंद्र स्थान तक जाए तो मनुष्य के अभीष्ट की सिद्धि होती है, और इसी रेखा का शेष भाग जो है यदि टेढ़ा या वक्री होकर के सिंधु स्थान तक जाए तो मनुष्य कल्पना शक्ति में दक्ष और अनेक गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता है। इसमें जो है हस्तरेखा से संबंधित फलों में विशेष रूप से थोड़ा सा विषय को इसको टच कर लिया जाता है। यदि इसको हम मात्र रेखा समझे जाए, ठीक है, तो ये मात्र रेखा है। मातृरेखा, मातृरेखा में भी जो है यदि दो खंड होकर के, एक तो चंद्र पर्वत चली गई, दूसरा इस पर्वत पर सिंधु पर्वत इसको कहते हैं, यहां तक यदि चले जाए दो हिस्सों में, जिसको फॉर्क बोलते हैं, दो हिस्सों में यदि डिवाइडेशन हो जाए तो क्या फल कहा है विशेष रूप से शास्त्रकार ने? तो शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य के अभीष्ट की सिद्धि होती है। जो भी मनुष्य सोच लेगा उसकी सिद्धि होगी। कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि मन में ही सोच लेते हैं, उनकी अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्तित्व जो है अभीष्ट की सिद्धि करने वाला जो है, और यदि जो है सिंपल यही इसी भाग तक जाएगा तो कल्पना शक्ति अधिक होगी, तो कल्पना शक्ति में वृद्धि करने वाला होगा जो है ये वाला जो है इस प्रकार का जातक जो है इस प्रकार से जो है शास्त्रकार कहता है। और अनेक गुप्त विद्याओं का ज्ञाता जो है जातक रहता है यदि मात्र रेखा जो चंद्र पर्वत तक बिल्कुल एक ठीक उसमें लाइन में चल जाए। यदि यहाँ दो भागों में होकर चल जाए तो अभिष्ट की सिद्धि करने वाली विशेष रूप से जो है। तो यदि जो है अब कैसे जो है कौन सी रेखा जो है विशेष रूप से, यदि आयु रेखा जो है जिसको हम कहते हैं, इस भाग में देखेंगे यदि आयु रेखा है हमारी विशेष रूप से, जिसको हम आयु रेखा कहते हैं, यह रेखा विशेष रूप से अनामिका के मूल से उठे, ठीक है, मतांतर से इसको भी आयु रेखा कहते हैं। मतांतर से विद्वानों ने इसको आयु रेखा कहा है। इसको भी जो है हृदय रेखा को मतांतर से आयु रेखा कहते हैं। यदि यह जो है तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कृष्टिका, यदि यहाँ अनामिका के मूल से उठे, यानी कि इस भाग से उठे, अनामिका के मूल से उठे जो है विशेष रूप से, तो शास्त्रकार क्या फल कहते हैं? तो इस फल में विशेष रूप से क्या होता है, यदि यह रेखा अनामिका के मूल से उठे और सूक्ष्म हो तो मनुष्य सदा कष्ट से युक्त होता है। तो सर्वदा कष्ट पाने वाला जो है, सर्वदा कष्ट प्राप्त करने वाला फल जो है शास्त्रकार ने जो है कहा है। और अधिक परिश्रम से द्रव्योपार्जन करता है। जो भी अधिक परिश्रमी लोग हैं, अधिक परिश्रम से द्रव्योपार्जन करते हैं, तो इस प्रकार से चेक करना जो है क्या अनामिका के मूल भाग से कोई रेखा जाती हुई जो है आगे स्पर्श कर रही है जो है, तो इस प्रकार से हो तो ऐसा फल शास्त्रकार ने कहा है। यह सामुद्रिक शास्त्र से वर्णित जो है फलाचार्य ने कहा है। इस विषय में किसी प्रकार का कोई प्रश्न इत्यादि हो तो आप लोग तत्क्षण कर सकते हैं। इस संबंध में किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। संभवतः किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा जी, अग्रिम जी मस्तक रेखा के बारे में बताओ जी। देखिए, मस्तक रेखाओं के विषय में अनेक प्रकार के शास्त्रों में मत है। मस्तक रेखाएं जितनी उभरी हुई होंगी, अच्छे भाग में होंगी, तो मस्तक रेखाओं से संबंधित विचार जो है शास्त्र में कहे गए हैं। यदि यह रेखाएं जो है आप यदि मस्तक के भाव को उठा करके थोड़ा सा तिरछा करेंगे, यदि 3 रेखाएं प्राप्त हो तो विशेष रूप से यह दीर्घायु को दर्शाती है। यदि तीनों ही रेखाएं जो है
एक रेखा से जो है 30 वर्षों के लगभग ज्ञान किया जाता है, दूसरी से 30, यानी कि 30 के 3 भाग करके जो है, यदि 2 रेखाएं रहे तो 60 यानी कि 60 वर्ष की जो आयु विद्वानों ने कही है स्पष्ट रहनी चाहिए। बीच में यदि टूटी फूटी अवच्छिन्न हो तो उस दशा के मध्य भाग में, जैसे 2 रेखाएं हैं यहां से यहां तक और यहां आकर के रेखा थोड़ी अवच्छिन्न हो गई है, तो 30 वर्ष तो परिपूर्ण हो गए, परंतु यहां से यहां तक देखेंगे तो ये जो है 30 का आधा भाग करेंगे तो 15 डिवाइडेशन कर देंगे इसके, यानी कि इस वाले भाग में देखेंगे तो 43 या 44वें वर्ष में जो है विशेष कष्ट जो है शास्त्रकार ने कहा इस तरह का जो है। और इसमें जो है अनेक प्रकार से चिन्हों से युक्त जो रेखाएं रहती है मस्तक में, जो है अनेक प्रकार के, शनि से युक्त जो है, गुरु से युक्त जो है अनेक प्रकार की। तो इसमें क्या फल कहा है शास्त्रकार ने, ये अनेक प्रकार की मस्तक में देखिए कई प्रकार की रेखाएं जो है ये रहती है। इसमें यदि किसी रेखा के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह बना हो, क्रॉस का चिन्ह बना हो, स्टार बना हो, तो उस प्रकार के फलों में न्यूनता कही गई है, मतलब उस प्रकार के फल जो है न्यून प्राप्त होंगे। यदि इसी मस्तक के भाग में जो है एक ही रेखा जो है बहुत ही सुदृढ़ रीति से जाती हुई दिखाई दे, तो भी जो है विद्वानों ने जो है उसे अतीव विद्वानों के लक्षणों में समान्वित किया है कि अतीव ही विद्वान होगा और किसी प्रकार का जो है कष्ट इत्यादि जो है उसके जीवन काल में नहीं आएगा। तो ये मस्तक रेखा से संबंधित है, ये विपुल शास्त्र है, बहुत ही बृहद है, क्योंकि कर हस्त रेखा जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा 4 प्रकार के पुरुषों के भेद और स्त्रियों के भेद, यह भी अपने आप में मात्र 1 या 2 घंटे में परिपूर्ण होने वाले विषय नहीं है। और जो मस्तक रेखा है उसका विशेष प्रकार से कई व्याख्यान होगा, तो रिसर्च का भी बताएंगे कि इसमें क्या रिसर्च में क्या सामने आया है। कुछ 2-4 और पॉइंट बता देते हैं, जैसे बुध आदित्य योग इसी का बना होगा जन्मांग चक्कर में, तो कर्ण का ये भाग और ये वाला भाग बिल्कुल मिला हुआ होगा जब आपस में, ये सामुद्रिक में इस प्रकार का जो है वर्णन है, ये रिसर्च के द्वारा बुधादित्य योग जिनके जन्मांग चक्र में है, तो ये भाग जो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ, कई होगा लटका हुआ भाग होता है इस प्रकार से कर्ण में, तो इस प्रकार का रहेगा जो है ये बुधादित्य योग है। बृहस्पति स्ट्रांग होगा आपका, तो नासिका आपकी ऊंची होगी, मतलब आपका ज्ञान, आपकी सूंघने की क्षमता, आपकी स्मरण शक्ति जो बहुत ही तीव्र होगी जो है, तो नाक आपका उन्नत होगा यदि बृहस्पति जन्मांग चक्र में उच्च का होगा। आंखों को देख करके आप ज्ञान कर सकते हैं, तिरछी आंखें रहेगी तो शुक्र आदि से युक्त होगा। सामान्य आंखें रहेगी यदि नीले वर्ण की रहेगी, यदि भूरे कलर की रहेगी, नीले वर्ण वाले व्यक्तियों पर कम विश्वास किया जाता है, इस प्रकार शास्त्र कहता है। भूरे कलर की रहेगी वो भी अलग है, यदि सामान्य आंखों से युक्त होगा तो उसका फल भी अलग प्रकार से वर्णित किया गया है। इसमें भी अधरों के विषय में भी कहा है और अनेक प्रकार के विषयों में, हाथों में तिल के विषय में भी शास्त्रों में कहा कि हाथों में तिल हो तो क्या वो शुभदायक है या शुभदायक है, तो विशेष रूप से हाथ के मध्य भाग का तिल जो है शुभदायक है। पुरुषों के दाएं यानी कि राइट हैंड साइड में जो तिल होता है या कोई चिन्ह विशेष होता है तो शुभ कारक है। स्त्रियों के वाम भाग में कोई भी तिल या निशान रहता है चेहरे पर, 2 डिवाइडेशन करने पर जो है वाम भाग में, तो वह शुभ कारक कहा है। इस प्रकार का वर्णन जो है शास्त्रकार करते हैं जी। इसके अलावा और कोई प्रश्न हो किसी का, फिर हम अग्रिम विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे और समापन की ओर बढ़ेंगे। आचार्य, यदि नाक पर तिल हो दाहिने साइड पे। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई विशाल जी, एक बार दोबारा बताएंगे। यदि नाक पर तिल हो दाहिने साइड तरफ जी, अगर यदि पुरुषों के रहेगा तो मान सम्मान को प्राप्त करने वाला होगा, यदि स्त्रियों के दाएं तरफ नाक में तिल होगा तो कुछ शुभ फल में अशुभता जो है आएगी भाई, मान सम्मान। और बाएं में पुरुष के लिए अशुभ। हाँ, बाएं में पुरुष के लिए शुभ है, स्त्री के लिए शुभ। पैरों में किसी की रेखा हो जी, पांव के नीचे। देखिए पांव का विषय भी बहुत ही विशाल है, शंख चक्र गदा पद्म छत्र कमल अनेक प्रकार के चिन्ह पांवों में पाए जाते हैं, वो विषय भी बहुत विशाल है। उस विषय पे भी यदि कभी बीच में कोई व्याख्यान हुआ तो विस्तार से चर्चा करेंगे। 2-4 चीजों के विषय में बता देता हूँ कि पांव में विशेष रूप से शंख चक्र पद्म इत्यादि शुभ चिन्ह रहने पर जो है राजाओं के समान जो है
राजाओं के समान शुभ फल प्राप्त करने वाला जो है व्यवहारशील, भ्रमणशील, मातृपितृ भक्त जो है जातक रहता है। पांव के मध्य में कोई एक ही रेखा जो है विशेष रूप से हमारे सहवर्तनी ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामिनी जाए तो अशुभ फल में वृद्धि करती है। यदि कोई आड़ी या तिरछी रेखाएं दक्षिण से वाम भाग की ओर आए तो वह जो अशुभ फल करने वाली है। तिल यदि पांव के उसमें रहे तो अधिक यात्रा करने वाला जातक रहता है। जी, इस परिचर्चा से मुझे भी थोड़ा सा ये जानने को मिला कि सामुद्रिक शास्त्र इतना गहन शास्त्र है कि अगर इसके लिए 15 दिन की भी कार्यशाला करवाएं तो भी कम पड़ेगी। विषय इसमें इतने ज्यादा है। इससे संबंधित कोई और प्रश्न किसी का? जो भी विषय हमारे हुए हैं। ये आचार्य जी, अन्य विषयों पर हम चर्चा करें आगे, जो कुछ विषय हमारे अवशिष्ट है यथासंभव। जैसा भी हमारे पास लगभग 15-20 मिनट का समय भी बचा है तो हमारे प्रतिभागियों के लिए उनका सामान्य सा परिचर्चा हो जाएगी। आचार्य जी प्लीज आप नोट्स अवेलेबल करा दीजिए हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो है नोट्स प्रयास करेंगे हम प्रोवाइड कराने के, क्योंकि हमारे विषय जो है वो अब पीएचडी के छात्रों में आ जाते हैं विद्यावारिधि के। परंतु इससे पूर्व हमने भी कुछ नोट्स बनाए हैं हस्तरेखा को लेकर के, मस्तक रेखा। अब जो है विशेष रूप से हमारे पांव की रेखाओं को लेकर के अनेक प्रकार के सामुद्रिक से हमने नोट्स बनाए हैं। कुछ रिसर्च भी इसमें किया, तो कभी बीच में हमें प्राप्त होगा तो अवश्य प्रोवाइड कराएंगे ग्रुप में या सुनील जी के माध्यम से आपको अवश्य प्रेषित करेंगे। सर प्लीज सर नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। चलो प्रयास करेंगे इस विषय में। वैसे तो इस विषय में पूर्व में कहते तो कुछ नोट्स जो है उस तरह से हम बनाते, अभी सिर्फ हमने इस विषय को दृष्टि में देख करके कि सामुद्रिक लिखा है तो केवल 2-3 विषय को टच करके बनाया। अभी इसमें इतने विषय है, इस पे कई दिनों तक चर्चा की जाए वह भी स्वल्प है। केवल आप मांगलिक योग को लेकर के चर्चा करेंगे वो भी आ जाएगा। गज केसरी योग हो गया, अनेक प्रकार के राजयोग हो गए, अनेक प्रकार के शुभ अशुभ योग हो गए, वो सारे, आयु हो गई, आयु ही अपने आप में एक इतना बड़ा विषय, संतान हो गई। ये विषय इतने वो है, बृहद है कि सिर्फ एक जो है मात्र 2-4 जो है घंटे में या समय में जो है इनको वाचन करना इतना संभव भी नहीं है। तो विषय में कभी समय मिलेगा तो प्रोवाइड कराएंगे इस तरह से। जी सर, थैंक यू सर। जी, अन्य किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न जो विषय हो चुके हैं उनसे संबंधित? नमो नमः महोदय। महोदय अगर किसी संजय। स्त्री की नाभि में तिल हो तो विशेष रूप से भोजन करने में अतीव जो है वो रमणकारी रहेगी। जो है अनेक प्रकार के नाना व्यंजनों से युक्त भोजन उसको प्रिय होगा। चटपटा, चरकरा इत्यादि जो है अनेक प्रकार के जो आजकल समाज में चर्चित कई प्रकार की चीजें हैं उनको खाने में जो विशेष रुचि रहेगी, इस प्रकार का फल कहते हैं। जी, अन्य कोई प्रतिभागी? एक विषय इन्होंने उठाया था तिल वाला, तो इस विषय में एक हमारे पास रिसर्च आई थी कि कोई विद्वान कह रहा था किसी के जाते की जो है सामुद्री को देख करके कि ये नाभि के ऊपर तिल रहे तो स्त्रियों के संतान नहीं होती है। तो इस विषय में ये सिर्फ एक प्रकार से अफवाह थी। जब मैंने इस प्रकार से चेक किया तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। तो इसमें निश्चिंत रहिए, अगर कोई आपको इस तरह से शास्त्र के विरुद्ध बात कहता है तो वो उचित नहीं है। केवल भोजन को लेकर के ही बात हुई है, अन्य चीजों को लेकर के आपने किस प्रकार का जो है वो विचार नहीं करना है। जी धन्यवाद। आचार्य ये नाक पे तिल वाली बात भी बहुत मतलब उदाहरण तो नहीं मिलते हैं उसके कि जिनके नाक में तिल हो तो वो समृद्धि हो या असमृद्ध हो, ऐसा भी। जी, आप फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, नाम तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु 2 है वहां जो लेडीज जिनके नाक पे तिल है और विशेष जो है उन्होंने अपने जीवन काल में धन को भी प्राप्त किया है और विशेष रूप से जो है ऐश्वर्य को भी प्राप्त किया है। और इसके अलावा जो है तिल बहुत ही कम देखने में मिलते हैं नाक में जो है, तो उनसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये फल जो है घटित होता है। परंतु यदि इस तरह का यदि सामने आए तो देखना चाहिए जो है क्या है इसका जो है।
और पुरुष, स्त्री और दाएं और बाएं का ध्यान रखना आवश्यक है। हाँ, ये आवश्यक है जी। धन्यवाद आचार्य। अन्य कोई प्रश्न? सर तो आप उसने बताया, विषय बता तिल देता भी हूँ। ना सर कई तो- तरह के होते हैं, जैसे ब्लैक हो गया, हल्का सा ग्रीन हो गया, है ना, और कुछ शुरू से ही होते हैं तिल, कुछ बाद में बनते हैं। गुरुदेव, लहसुन का निशान अगर हो, लहसुन के निशान का क्या मंदा प्रभाव रहता है पुरुष के जीवन में? जी, लहसुन जो है विशेष प्रकार से 2 ग्रहों की दृष्टि जिस भी राशि पर पड़ेगी, शुभ अशुभ, इसको बिटप जो है वर्णन जो है बृहत संहिताकार हमारे आचार्य ने कहा है। मेरी कुंडली में राहु चंद्र पंचम भाव में, तो यहाँ लहसुन का निशान बना हुआ है कंधे के पास। जी, शुभ और अशुभ जी, 2 ग्रहों की दृष्टि किसी राशि या भाव विशेष पर रहेगी तो वहां चिन्ह जरूर दर्शित करेंगे, और वो चिन्ह जो है शुभ फल को करने वाले होंगे, क्योंकि जहां चिन्ह रहेगा ना तो वहां ऑपरेशन हो सकता है, ना किसी प्रकार का अशुभ फल हो सकता है। तो कुछ विशेष वो निशान रखें कि वहां उन ग्रहों का प्रभाव उतना है, यानी कि शुभ फल उससे लिया जाएगा, जो है उसको भाग्यशाली भी कहते हैं, लहसुन का चिन्ह लिया जाए। और यदि अनेक प्रकार के चिन्ह इन्होंने कहे, यदि लाल वर्ण का है तो बहुत ही शुभ है, यदि कृष्ण वर्ण का है तो थोड़ा जो है अशुभता जाननी चाहिए। आचार्य नरेश जी आपको साधुवाद दे रहे थे इस क्लास के लिए, वो मेरे गुरु पुत्र हैं। जी 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 जी, धन्यवाद उनका भी। चलो आचार्य एक उदाहरण देते हैं, लहसुन लाल वर्ण का दाहिने हाथ पे, हाथ मतलब एल्बो और रिस्ट के बीच में, तो उसका क्या मतलब समझिए? दाहिने हाथ में मतलब विशेष रूप से मिथुन राशि को आप चेक करेंगे, शुभ और अशुभ 2 ग्रहों का वहां या तो मिलन होगा, युति होगी, या उनके ऊपर दृष्टिपात होगा। तो इस तरह का चिन्ह जो है इसमें होना, बाजू पे जो है राइट हैंड साइड यदि पुरुष है तो आपके लिए शुभदायक है। धन्यवाद आचार्य। पेट पर लहसुन का तिल होना? जी, वो भी देखना पड़ेगा विशेष रूप से किस भाग में आ रहा है, उसके विषय में वर्णित किया गया है। दाम और दाएं और वाम भाग को देख करके उसका विश्वास उपचार करना चाहिए। प्रणमामि आचार्याः। बाजू के मतलब दोनों बाजू है उसमें समान, मतलब उधर लेफ्ट में भी और राइट में भी जब तिल होगा, दोनों स्थिति होगी तब कोई उसका प्रभाव रहता है जी, कि जैसे पुरुष जातक है तो उसके राइट में भी, राइट बाजू पे भी तिल का निशान है, और जी, उसी अपोजिट साइड में लेफ्ट बाजू पे भी तिल का निशान है। तो फल आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो शुभ ना तो अशुभ, न्यूट्रल फल हो और जाएगा। लेफ्ट आंख के जो कोर्निया जो है उसके व्हाइट वाला जो है उसके अंदर अगर तिल हो तो पुरुष जातक के जी, लेफ्ट आंखों आंख में के, जी, वो दाई आंख के ऊपर है या बाई, ये भी विचार है। बाई आंख के अंदर है सर। बाई आंख मतलब जो लेफ्ट हैंड, तो थोड़ा सा जो अशुभ फल शास्त्रकार ने कहा है, हो सकता है वहां अधिक पाप ग्रह बैठे हुए, इस तरह से द्वितीय भाव को देख रहे हो, इस तरह से वो भाव पीड़ित हो, तो वो विचार कर सकते हैं जो है। और थोड़ा सा क्रिमिनल के योग के विषय में बताना जा रहा था, थोड़ा जो है ध्यान आया, मस्तक पर यदि विशेष रूप से आपके क्रॉस का चिन्ह पाया जाए, ध्यान आया, मस्तक पर यदि जो है आपके क्रॉस का चिन्ह जो है पाया जाए तो विशेष रूप से शास्त्रकार ने इसको क्रिमिनल योग कहा है। मतलब इस प्रकार का जातक जो है भयंकर और कठोर हृदय वाला, क्रूर स्वभाव वाला जो है, और देश निर्वासन अर्थात हो सकता है, देश निर्वासन का अर्थ है कि फांसी इत्यादि का आचार्य, हो सकता है। आचार्य जी नमस्कार। मैं एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे स्त्रियों के 4 श्रेणियां आपने बताई, क्या इस काल में भी वो सारी स्थितियां घटित होती हैं हूबहू? जी, इस काल में जो है जी, वो शास्त्रकार ने कहा है कि शास्त्रेषु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तदन। जो शास्त्र में जो विद्या है, यदि उसने आपने उसको अपना नहीं बनाया, आधुनिक संधान नहीं किया आपने, तो वो शास्त्र में ही रह जाएगी जो है। वो उस काल की कही हुई बात है, वो काल प्राचीन काल जो है बृहत संहिता में या अन्य आचार्यों ने, बृहद इत्यादि आचार्यों ने कही है। आज के परिप्रेक्ष्य में आपको स्वयं अनुसंधान करना है, क्या वह सत्य है या नहीं है, तब आप आधुनिक ज्योतिषज्ञ बन पाएंगे। और मुझे लगता है आधुनिक ज्योतिषी प्राचीन विद्या को लेकर के भी साथ चलेगा और आधुनिकता को भी, तो विशेष रूप से जो है वहां उसका वचन
कभी मिथ्या नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल तो आचरण की परिभाषा ही बदल चुकी है समाज की। जी 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 बिल्कुल जी। जी और किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न? अनुष्का, अगर हमारे दाई में हाथ में अंगुष्ठ और उंगली के बीच में तिल हो तो उसका क्या? विपिन जी एक बार म्यूट करिएगा अपने आप को। अनुष्का दोबारा बताइए एक बार, आवाज स्पष्ट नहीं आई आपकी कुछ। महोदय, राइट हैंड पे अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली के बीच में अगर तिल हो तो उसका क्या योग होगा? जी जी, यदि हाथ में कोई तिल होगा और आपकी ऐसे मुट्ठी बंद करने पर वो मुट्ठी में आ जाएगा, तो कहते हैं कि दुनिया मुट्ठी में कर सकता है ऐसा इंसान। तो चेक करना, अगर बगल में हो तो उसका शुभ फल नहीं है, अगर बीच में आ रहा हो तो उसका शुभ फल शास्त्र का होगा। और यदि महोदय बाहर की साइड हो तो? यदि पृष्ठ भाग में हो या बगल में हो तो उसका शुभाशुभ फल जो है, ये जो है जातक को देख करके किया जाता है कि पुरुष है कि स्त्री है। तो दोनों का पहले ही वर्णन कर दिया गया है कि दाईं साइड जो है शुभ है पुरुषों के लिए, वाम साइड स्त्रियों के लिए। धन्यवाद महोदय। जी विपिन कुछ कह रहे थे आप? विपिन जी कोई प्रश्न? आचार्य जी, मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने कहा मस्तिष्क पे क्रॉस का चिन्ह होगा तो प्रतीत होगा कि वो अपराध जगत से अपराधी हो सकता है समुद्र शास्त्र के अनुसार। तो ये आपने चर्चा की, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि कुछ लोग जो है जेल योग बताते हैं, उसके लिए पहले से ही जेल में जाके भोजन करते हैं, एक आध रात हवालात रहते हैं, तो उसका क्या आप कुछ बताएंगे उसके विषय में? जी, आपका कथन है कि कुछ लोग जो है जेल में भोजन करते हैं, तो विशेष रूप से क्या वह जो है अपराध जगत की श्रेणी में आते हैं या जो है नहीं आते हैं, इस तरह का नहीं रहता है। यह भी एक प्रकार से जो अनुसंधान का विषय है। मैं पूछना चाह रहा था कि जेल योग की पहचान कैसे होगी? कुछ लोग जाके पहले से ही कुछ औपचारिकताएं करके थोड़ा बहुत समय रहते हैं और वहां का वो लेते हैं भोजन कि जेल योग से बचा जा सके, तो जेल योग की क्या पहचान समुद्र शास्त्र के अनुसार है या क्या चिन्ह, या वो बताना थोड़ा। जी, यदि विशेष रूप से क्रॉस का चिन्ह जो है आपके मस्तिष्क पर बृहत आकार का होगा और स्पष्ट होगा, अधिक जो है तो यह कृष्ण वर्ण का होगा, तो समझिए कि तो जेल यात्रा तय है और विशेष रूप से अधिक काल तक जाएगा। और हाथ के अंगूठे को देख करके भी आप पहचान सकते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का जालीनुमा या किसी प्रकार का स्टार इत्यादि चिन्ह रहे या अंगूठा जो है ऊपर वाले भाग से कटा बटा रहे, तो भी मस्तिष्क क्षमता कम होने के कारण जो है एक प्रकार से जेल में जाने का योग बनता है। द्वितीय, यदि यह चिन्ह बहुत ही सूक्ष्म हो और पूर्ण रूप से ना बने तो हो सकता है कभी जो है जेल में जाकर के भोजन या करके जो है 2-4 दिन करके जो है अपने जो है बेल के ऊपर छूट जाए या इस प्रकार से। तो अगर यदि विशाल विशेष रहेगा, अधिक जो है कृष्ण वर्ण से युक्त रहेगा तो ये फल है। यदि हल्का लालिमा युक्त हो सकता है, हल्का लालिमा युक्त हो सकता है कि जेलर ही जो है वो स्वयं हो और वह जो है उनको ट्रीटमेंट देता हो, जो वहां रहने वाले कैदी है। लालिमा युक्त रहेगा तो शुभ रहेगा, उनको ट्रीटमेंट देने वाला यदि कृष्ण वर्ण युक्त होगा तो स्वयं जातक जो है स्वयं ही अपराध प्रवृत्ति का होगा। इस प्रकार का फल जाना चाहिए। धन्यवाद आचार्य। किसी अन्य प्रतिभागी को कोई प्रश्न? आचार्य जी, मत्स्य चिन्ह का क्या, अगर हथेली पे मत्स्य का चिन्ह बने तो उसका क्या प्रभाव रहता है जीवन में? जी, हथेली में मत्स्य चिन्ह जो है शुभ कारक आचार्य ने कहा है जो है ये हाथ के किस भाग में है, मध्य भाग में है या आपके मणिबंध में है या कौन से पर्वत के ऊपर है, इसका विचार भी करना चाहिए। अधिकांश जो है मत्स्य चिन्ह शुभ फलदायक होता है। मत्स्य चिन्ह मणिबंध, जहाँ आयु रेखा शुरू होती है और मणिबंध के बीच में बना हुआ है। जी, तो शुभ फलदायक है उस वाले भाग में। जी धन्यवाद।
जी, अन्य कोई प्रश्न? अंजलि। महोदय, अगर मस्तिष्क पर वाई का निशान बनता हो तो उसका क्या योग होता है? किस प्रकार का चिन्ह जी? वाई वाई जो होता है। वाई, इस प्रकार का चिन्ह कह रहे हैं आप? जी महोदय। जी, मस्तिष्क पर विशेष रूप से इस प्रकार का चिन्ह बनना, अर्थात एक रेखा ऊर्ध्वगामिनी है, दूसरी रेखा उसको स्पर्श किए हुए है, तो यह भी विशेष रूप से अगर किसी रेखा के कार्य क्षेत्र में आ रहा है जो है, तो वह जो उस रेखा के फल को जो कम करेगा। यदि यह जो है दाएं से बाईं ओर जा रहा है, यही जो है, तो वह शुभ फल की श्रेणी में आ जाएगा। मस्तक में थोड़ा इसका विपरीत परिणाम हो जाता है, तो शुभ फल रहेगा दाएं से बाईं तरफ, और ऊर्ध्वगामी रहेगा तो शुभ रहेगा। जी, अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी, मैं भी एक चीज पूछ लेता हूँ कि जो बाजू पर तिल मिलता है तो पुरुष और स्त्री दोनों में ही, तो उसका बाएं पर क्या प्रभाव रहता है और दाएं पर क्या प्रभाव रहता है? एक बार दोनों के विषय में स्पष्ट कर दीजिएगा थोड़ा सा। तो यदि पुरुषों के दाएं भाग में तिल है तो विशेष पराक्रम से युक्त होगा, भाई बहनों से युक्त होगा, यात्रा योग इत्यादि जो है भ्रमण करने वाला होगा, देश देशांतर में जो है भिक्षाटन इत्यादि करने वाला होगा, गमन करने वाला होगा, तो इस प्रकार से विशेष पराक्रम जो है बढ़ जाएगा, फल में वृद्धि हो जाएगी जो है। यदि यही जो है वाम तरफ को आ जाएगा तो उस फल में हो सकता है स्वल्पता हो जाए, भाई बहनों से संबंधित जो है फल में अल्पता आ जाए, भाई बहनों के अरिष्ट कारक हो जाए उनके लिए, और यात्रा इत्यादि में उसकी रुचि ना हो, तो ये पुरुष के लिए रहेगा, और स्त्रियों के लिए इसके विपरीत जाने। जी धन्यवाद। इसके अलावा और कोई प्रतिभागी? नहीं तो हम आचार्य देव, क्या किसी व्यक्ति के अगर हाथ में 6 उंगलियां हों, उसका कोई विशेष महत्व रहता है? जी, तो शास्त्र में 6 उंगलियों के विषय में भी एक जगह वर्णन है, आज इसमें ही विचार कर रहा था प्रातःकाल, तो उसको विशेष प्रतिभा संपन्न कहा है कि विशेष प्रतिभा से संपन्न ऐसा जातक रहता है जो है। यदि 6 उंगलियां रहे तो गुणों में वृद्धि हो जाती है जो है। मेरे से 6 पीढ़ी पहले तोतापुरी जी हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस के गुरु। वो मेरे रियल दादा थे 6 पीढ़ी पहले, उनके 6 उंगलियां थी दोनों हाथ में, और वो विशेष योगी रहे हैं जी। जी जी जी। तो क्या ऐसा योग का इससे कोई प्रमाण मिलता है शास्त्र में? जी, ये जो है पंडित कालिका प्रसाद मिश्र की सामुद्रिक रहस्य है, इसमें ये योग वर्णित है 6 उंगलियों वाला। इसको आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि 6 उंगलियों से युक्त जो है होगा तो विशेष प्रतिभा संपन्न जो है फल रहता है। आपने उसका उदाहरण भी दे दिया और ये घटित भी हुआ है, तो आगे भी आप इसको अन्य क्षेत्रों में घटित कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। नमो। किसी की पैर की एक उंगली छोटी हो। जी, वैसे तो पांव की सभी उंगलियां जो है कोई भी एक आकार में बड़ी या जो एक ही उसमें नहीं रहती, छोटी बड़ी अवश्य रहती है। इसमें ये विचार करना कि कौन सी उंगली छोटी है, उसमें भी विचार किया गया है कि अंगूठे के साथ वाली या अंगूठे के साथ वाली, लास्ट की 2 वाली छोटी होती किसी बच्चे की। हाँ, तो ये भी विचार करना है कि क्या दूसरे वाले जो है पैर में भी इस तरह की उंगलियां हैं या एक ही पांव? दोनों पांव में। हाँ, तो इस तरह का व्यक्ति जो है कुछ गुप्त रहस्यों को लेकर के चलता है, कई प्रकार की गुप्त विद्याएं, गुप्त शक्तियां लेकर के चलता है। यदि छोटी रहे और विशेष रूप से भाई बहनों के फल में जो है कुछ स्वल्पता कही गई है सुख में जो है, इस प्रकार से। जी जी, कविता आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? जी गुरुजी नमो नमः। गुरुजी, वो एक सवाल था, मैंने काफी सुना था कि जो तिल होते हैं उसके हिसाब से आयु का निर्धारण होता है क्या? जी, तिलों के हिसाब से
किस जो है रेखा के ऊपर, हाथ में, मस्तक में या आपके पांव में किस भाग में तिल विशेष है, वह भी जो है वर्णन शास्त्रकारों ने कहा है कि कौन से भाग में तिल होगा तो किस प्रकार का निशान रहेगा जो है। तो ऐसा वर्णन भी आचार्य ने, शास्त्रकार कहते हैं इस विषय में, आपको बताते हैं कि क्या क्या तिल कहाँ रहेगा, तो क्या क्या इसका वर्णन है, विशेष रूप से क्या कहना चाहिए। तो इसमें जो है आयु के विषय में यदि देखेंगे तो कौन से जो है आयु में जो है क्या रहेगा, अल्प आयु कैसे रहेगी या विशेष रूप से किस प्रकार से आयु में होगा, तो ऐसा भी शास्त्रकार ने वर्णन किया है। तो शुभ और अशुभ फलों को बढ़ाने वाला जो है तिल जो है वो रहता है जो है। तो इसमें जो है कहा गया है कि विशेष रूप से यदि विशेषांग्यान्य दृष्टानि शिरः पदक रोदरे नितंब कटी गुह्याखिर लिंग्यष्टानि तानि च। मनुष्य के सिर पर, पैर पर, हाथ पर, उदर में यदि कोई विशेष अंग हो तो विशेष रूप से जो है तो हानि का कारक कहा है विशेष रूप से जो है। और विशेष रूप से जो है कटी में, कमर में, नितंब भाग में जो है इस प्रकार का चिन्ह हो तो विशेष शुभ प्रद कहा है। और यही जो है आयु में भी देखना चाहिए। यदि दरिद्रो अद्भुत तर्जने मूल देशोंगली स्यात् यदा यस्य मध्यल्पमायुः। तर्जनी के मूल में यदि कोई उंगली हो तो अद्भुत दरिद्र, तर्जनी के मध्य में कोई उंगली तो अल्पायु, अनामिका में कोई विशेष रूप से अन्य उंगली हो जाए तो उस प्रकार से विशेष रूप से मनुष्य को पालन करने वाला। और कनिष्ठिका उंगली मूल प्रदेश से निपाला, और कनिष्ठिका के मूल में उंगली होने पर विशेष रूप से राजा रहता है। और यदि कौन कौन से जो आपने इसमें कहा जो है तो सर्व विद्या से युक्त रहेगा विशेष रूप से जातक यदि जो है अनामिका में तिल हो जो है। तिलस्तु अनामिका देशे रम्या विद्या निधिर भवेत। अनामिका में तिल रहने पर मनुष्य लक्ष्मी विद्या से युक्त रहता है जो है। तो ये भी इस प्रकार से जानना चाहिए। और यदि आयु के विषय में और आगे विशेष रूप से देखना है तो इसमें जो है अन्य जो है रिसर्च इत्यादि के माध्यम से आप जान सकते हैं। जी, अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि अंगुली से और कान के निचले हिस्से के जुड़े हुए से भी कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, तो मैं पूछना चाह रहा था क्या नाक से या चेहरे, शरीर की विशेष बनावट का भी क्या कोई महत्व है समुद्र शास्त्र में? जी, सामुद्रिक शास्त्र ही शरीर की विशेषताओं, विशेष चिन्ह और विशेष बनावटों का शास्त्र है। तो चेहरा तो इसमें आएगा ही, तो संपूर्ण हाथ, कर, नख, सिक सब आ गए, उसमें चेहरा भी आएगा, शरीर की बनावट भी आएगी, हाथ पांव सब इसमें वर्णित है। सबके शुभाशुभ फल वर्णित है सामुद्रिक शास्त्र। क्योंकि मैं पिछले 12 वर्ष से एक बहुत बड़े दिग्गज संत है मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, जहाँ से स्वामी तोतापुरी जी ने दीक्षा लिया था, रानी मछला, राजा उदल, आलाजी अमर हुए थे, और माँ काली, माँ भगवती की विशिष्ट पीठ है। तो उनके पैरों की बनावट बड़ी विशेष तरह की है, नाक बड़ा अलग तरह का है। तो इसीलिए मैं जिज्ञासावश आपसे पूछा। आपने 6 उंगली का भी चर्चा किया, और कोई थे सज्जन बता रहे थे कि उनके दादा हैं तोतापुरी जी, तो मेरे जहन में आया कि आपसे चर्चा कर लूं। जी जी। तो इसमें एक और आजानुबाहु, भगवान श्री राम जी के लिए यह वचन जो है आज प्रतिष्ठित है जो है। आजानुबाहु मतलब जिसकी बाहें जो है घुटने तक आ जाए, वैसे विलक्षण प्रतिभावान पुरुष जो रहते हैं, जो इस प्रकार के हमारे अन्य पुरुष भी इस प्रकार से हुए हैं। देखेंगे आप जो है इनमें भी अगर देखेंगे तो हमारे विचार करेंगे हमारे अन्य पुरुषों में तो और भी पुरुष इस प्रकार के हुए हैं। तो ये आजानुबाहु जो है कहा है, ये विशेष जो है जिसकी आकृतियां होंगी तो उसका फल भी जो है विशेष होगा जो है। धन्यवाद आचार्य जी। जी आचार्य जी, मैं भी यही आपने चर्चा की आजानुबाहु की, तो जब हम रामायण का प्रारंभिक खंड पढ़ते हैं जिसको मूल रामायण भी कहा गया है, तो वहां पर भगवान वाल्मीकि जो भगवान राम का वर्णन करते हैं, तो वहां पर ये जो विशिष्ट पुरुषों के जो लक्षण वो स्पष्ट रूप से श्लोक रूप में निबद्ध है, वहां पर बताए गए। तो हमारे प्रतिभागी जो हमारे मूल रामायण लगभग 100 श्लोक है जिसमें, उसमें जाकर देख सकते हैं कि महापुरुषों में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, उसका अवलोकन हम कर सकते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो महान हस्तियां हैं
उनमें उन लक्षणों में से कितने प्रतिशत वो गुण विद्यमान है, तो उस पे भी हम एक सर्वे कर सकते हैं, एक शोध कार्य कर सकते हैं, जिससे हम अपने जो शास्त्रीय ज्ञान को पुनर्प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। जो कि इस तरह की हमारी कार्यशालाओं का एक उद्देश्य भी है कि हमारा प्राच्य ज्ञान लोगों तक आधुनिक रूप में पहुंचे और लोग उसको उसी प्रकार से स्वीकार भी करें। जी, सोनिया जी ने हाथ उठाया है। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है। ये तो चिन्ह वो हो गए जो हमें ना बाय बर्थ या हमारे ऑलरेडी होते हैं, लेकिन कुछ जो मार्क होते हैं ना, वो हमें जैसे चोट लगने से हो गया, ठीक है, या फिर जैसे कुछ लोग आईब्रो में भी जैसे ना कट लगवा देते हैं, तो उनके भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं या नहीं होते सर? जी, आजकल वर्तमान में आधुनिक युग में परिचालित इस प्रकार के चिन्हों को स्वयं बनाना या दुर्घटना, चोट इत्यादि के माध्यम से इस प्रकार दुर्घटना से हो जाए, चलो वो तो स्वाभाविक है, एक प्रकार से वो तो दिखता है। यदि स्वयं ही किसी प्रकार के उपकरणों को लेकर के इस प्रकार के चिन्ह बनाए जाए तो उसे जो हम शास्त्र सम्मत नहीं कहते हैं। उसमें जो है किसी प्रकार की यदि शुभ फल भी उस जात के जीवन में होगा, उसको देख करके चार लोग ऐसे ही कह देंगे कि ये तो थोड़ा जो है, आप जानते हैं कि थोड़ा गुणों से हीन है, और कई प्रकार की चर्चाएं उस पे चलेगी। तो जब समाज में ही ऐसी चर्चा चलेगी तो जीवन काल में भी उसको जो है कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो किसी प्रकार से ये श्रेष्ठ दृष्टि वाला नहीं, थोड़ा हेय दृष्टि से इसको जो है देखा जाता है। जी जी जी, धन्यवाद सर। अनुष्का कुछ पूछना चाह रहे हैं? महोदय, अगर हमारी हथेली में 3 तिल हो त्रिकोण अवस्था में और मस्तिष्क पर हो त्रिकोण अवस्था में, तो इसका क्या कारण है? जी, शायद इससे पूर्व भी एक मैंने विषय कहा था त्रिकोण के विषय में, कि त्रिकोण से संबंधित तिल इत्यादि यदि कुछ हो, सिर्फ बृहस्पति पर्वत को छोड़कर यदि कहीं इस प्रकार का हो, तो शुभ फल जो है वो नहीं आता उसमें, जो है ना, या शुभ फलों में आएगा। तो कुछ अशुभ फल उसको उस तरह का उस आयु के एज के भाग में प्राप्त होगा। अस्तु महोदय, धन्यवाद। अब हमारी ये कक्षा अवसान की तरफ बढ़ रही है। अगर किसी प्रतिभागी कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं, क्योंकि जो घटिका है वो मुझे निर्देशित कर रही है कि आज की ये जो लगभग 2.5-3 घंटे की हमारी कक्षा हो गई, तो इसको हम समापन की ओर लेकर चले। कविता कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी गुरुजी, जो ये हमारे मस्तक पे वी शेप में, मतलब जब सिर में मांग के टाइप में वी शेप में हमारे बाल होते हैं, तो ये हमारी उम्र, ये भी हमारी उम्र का निर्धारण करते हैं क्या? वो मेरी सिस्टर मेरे ताया जी की लड़की, तो उसको भी ऐसे था, तो किसी ज्योतिषी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मतलब इसकी उम्र कम थी तो उसकी डेथ हो गई है कारणवश। जी, वैसे तो बालों से आयु का निर्धारण शास्त्र में नहीं कहा है, सिर्फ रेखाओं को देख करके ही जो अशुभ फल कहा है। वी शेप में यदि रहे तो इस विषय में थोड़ा सा अलग से अनुभव बताते हैं आपको। वी शेप में जिनके बाल रहे तो ऐसे व्यक्ति कर्मकांड से संबंधित कार्य करने वाले, भागवत प्रवक्ता या उत्तम श्रेणी के जातक जो है, वाणी से अपना व्यापार चलाने वाले, इस प्रकार के रह सकते हैं। पर इसको इसमें घटित नहीं करेंगे कि 20 से रहने से आयु कमजोर है। वो सिर्फ हाथों की रेखाओं को देख करके, जीवन की रेखा को देख करके और अन्य कई प्रकार की मस्तक रेखाओं को देख करके ही ज्ञान करना चाहिए। नमो नमः। जी, कोई और प्रश्न? धन्यवाद गुरुजी। हाँ, ठीक है। तो अब हम इस कक्षा को अवसान की तरफ लेकर चलते हैं। आदरणीय आचार्य जगदीश कुमार जी ने आज हमारी इस सामुद्रिक शास्त्र की कक्षा में गागर में सागर भरने जैसा एक प्रयास किया, और संभवतः हमारे प्रतिभागी और स्वयं मैं भी इससे बड़े लाभान्वित हुए। संभवतः इससे पहले मुझे भी सामुद्रिक का उतना अनुभव नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे पता लगा कि ये क्षेत्र इतना विस्तृत है। अगर भविष्य में इस तरह की हमें कोई ना प्रतिभागियों की तरफ से भी और वैसे भी हमें कोई आवश्यकता लगी तो हम इस तरह की लंबी कार्यशाला हम करवाएंगे, अगर इस तरह का कोई योग बना। उसके साथ साथ मैं आचार्य जी का इस विस्तृत व्याख्यान के लिए, क्योंकि दोनों व्याख्यान आज आपके ही रहे, तो आपके लिए भी बड़ा विस्तृत और लंबी समय अवधि हो गई, तो महाविद्यालय परिवार की तरफ से
अपने समस्त प्रतिभागियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और समय समय पर हम आपका सहयोग लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आचार्य, आप सभी आचार्यों का, ज्येष्ठ वृंदों का, अनुज वृंदों का, छात्रों का और विशेष रूप से अध्यापकों प्राध्यापकों का भी, और विशेष रूप से इस महाविद्यालय ने जो यह विशेष सामुद्रिक जो है शास्त्र के ऊपर आज का व्याख्यान करवाया, उसके लिए भी हम हृदय के से उनके आभारी हैं और बारंबार जो है प्रणाम करते हुए जो है आज इस सत्र को परिपूर्णता की ओर ले जाते हैं। नमो नमः। जी, आप सभी प्रतिभागियों के लिए एक सूचना है, कल हमारे जो दोनों व्याख्यान हैं वो डॉक्टर कृष्णचंद्र शास्त्री जी के रहेंगे। संभवतः जो लोग हरियाणा से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि डॉक्टर कृष्णचंद्र शास्त्री ज्योतिष के क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट पहचान रखते हैं हरियाणा के क्षेत्र में, और भारत में भी जो अच्छी ज्योतिषी उनको जानते हैं। तो उनके जो दोनों व्याख्यान फलित ज्योतिष पर रहेंगे और ये बिल्कुल ओपन सेशन रहेगा। इसमें हमने कोई विषय की या कोई विषय सामग्री की बाध्यता नहीं रखी है और मैंने आचार्य जी से निवेदन किया है कि ज्योतिष में जो विशिष्ट जो उपाय हैं, जो विशिष्ट योग जो बनते हैं, उन पर आप थोड़ा सा हमारे प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करें कि जैसे भाई हम सामान्य रूप से देखते हैं कि कोई बुध आदित्य योग है या कोई भी योग बन रहा है, उसका प्रतिफल कितना होता है और उसके कितने प्रतिशत तक उसमें जो है फलादेश जो होता है वो स्पष्ट रहता है, उसकी पुष्टि होती है। तो इस तरह का मैंने उनसे निवेदन किया है। तो आप सभी भी इस तरह के जो प्रश्न है, कभी आपने उस तरह से कुंडली का निदर्शन करते हुए, कुंडली को देखते हुए इस तरह की कोई शंकाएं आपके मन में आई हो, उस तरह के प्रश्न आप अपने नोट करके रख सकते हैं। बाकी व्याख्यान के माध्यम में तो जो प्रश्न आएंगे उन पर तो आप उनसे पूछ ही सकते हैं। तो कल ठीक वही 12:45 बजे हमारा व्याख्यान रहेगा। 12:30 बजे आपका जो लिंक इसका खोल दिया जाएगा। तो कल 12:30 बजे हम पुनः मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य।